So hi everyone, this is Shresht and I welcome you all in our क्षितिज बैच। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में आज मैं आया हूं एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कैसे होती है, कब होती है, कहां होती है और क्यों होती है, इन सब क्वेश्चन के आंसर आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं फीचर्स। सर फीचर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो फीचर्स में बेसिकली हमारे पास जो इंक्लूड होती हैं वो होती हैं कंडीशंस। सर कंडीशंस का मतलब वो कंडीशंस जिसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारी प्रोसीड करेगी, वो होती हैं कंडीशंस फॉर। ठीक है, उसी को हम लोग फीचर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सर क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। राइट, कौन कौन से टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, इसके अंदर हम लोग वो कैटेगराइज करेंगे। ठीक, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे एफएमओ अप्रोच। सर एफएमओ अप्रोच क्या होता है? हमें बहुत डर लगता है एफएमओ नाम से। एफएमओ का मतलब कुछ नहीं होता, आज मैं बहुत इजी तरीके से बता दूंगा। एफएमओ का मतलब होता है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। ठीक है, तो एफएमओ अप्रोच पढ़ेंगे। एफएमओ अप्रोच के बेसिस में हम लोग होमो और लूमो जानेंगे। ठीक है, कि हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में होमो और लूमो की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, फिर आगे हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग आएंगे एक पर्टिकुलर टाइप में जो होती है हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, और सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टाइप की सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट है लास्ट में। यस, मैं कुछ गेट के भी पीवाईक्यूज लेके आया हूं जो कि आपके अपकमिंग जैम एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फीचर्स के बारे में। तो अब फीचर में सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कंडीशंस। ओके सर, कंडीशंस हमें बता दीजिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की, कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन किन किन कंडीशन में फॉलो होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लो। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? सर जब कोई भी एक रिएक्शन प्रोसीड करने वाली होती है तो हम लोग उसको कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के केस में भी ऐसा ही होता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है। वैसे पेरिसाइक्लिक में भी हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो हमें ये देखनी होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारी लाइट या हीट की प्रेजेंस में होती है। यस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सबसे पहले हमारी लाइट और हीट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई। सर सेकंड क्या है? सर सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या? सेकंड इसका फीचर है। मैं सेकंड इसका फीचर बता देता हूं। सेकंड फीचर क्या है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का? कि ये हमारी होती है कंसर्टेड रिएक्शन। ये हमारी होती हैं कंसर्टेड रिएक्शन। सर कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको नहीं पता होगा बट लेकिन मैं बता देता हूं। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब होता है यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट ना फॉर्म हो, नो इंटरमीडिएट। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर इंटरमीडिएट का मतलब क्या? जैसे कि इंटरमीडिएट हमारे पास कितने टाइप्स के हो सकते हैं? इंटरमीडिएट्स काफी टाइप के हो सकते हैं, पर मेजरली हम लोग दो टाइप के इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं। पहले होते हैं आयंस और दूसरे होते हैं रेडिकल्स। ठीक, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आर दोस टाइप ऑफ रिएक्शन विच फॉलो द कंसर्टेड रिएक्शन पाथवे। मतलब यहां पे एक भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। मतलब हमारे पास क्या है, जो रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो हम लोग को ना यहां पे आयंस देखने को मिलेंगे इंटरमीडिएट के फॉर्म में, ना हमें रेडिकल्स देखने को मिलेंगे इंटरमीडिएट के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी दो कंडीशन हो गई। सर थर्ड कंडीशन क्या है?
सर थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन भी आप बता दीजिए कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसकी बच्चों, वो होती है सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, हाँ ये सिंगल ट्रांजिशन स्टेट फॉलो करती है। तो सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो ये सिंगल ट्रांजिशन स्टेट होती है वो होती है साइक्लिक इन नेचर। साइक्लिक इन नेचर, ठीक है बच्चों, समझ में आया? मतलब क्या है सर आपका? मेरा कहने का मतलब ये है जो हमारे पास सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बीच में जो बन जाएगा वो हमारा साइक्लिक इन नेचर होगा। कभी कभी हो सकता है वो 5 मेंबर साइक्लिक इन नेचर हो, कभी हो सकता है वो 6 मेंबर साइक्लिक इन नेचर हो। ठीक है सर, अदर कंडीशन क्या है? अच्छा, हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन जो होती है वो होती है कि ये जो रिएक्शंस होती हैं रिवर्सिबल इन नेचर होती हैं। रिवर्सिबल इन नेचर। सर रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब क्या? हाँ, रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा? बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम लोग आके इसको और डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये चार फीचर्स होते हैं किसके? हमारे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के, जिसमें पहला है कि जो रिएक्शंस होती हैं वो प्रोसीड करती हैं हीट या लाइट के प्रेजेंस में। सेकंड, ये हमारी कंसर्टेड रिएक्शंस होती हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है जैसे कि आयंस या रेडिकल्स। थर्ड, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म होती है, जैसे कि कोई भी जो फॉर्म होगी वो होगी साइक्लिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास ये रिवर्सिबल इन नेचर होती हैं। सर रिवर्सिबल का मतलब बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना फीचर्स के बारे में। अब सर क्लासिफिकेशन क्या है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? तो बच्चों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरली तीन हमारे जो टाइप्स हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन तीन में से भी आईआईटी जैम में एक टाइप की रिएक्शन काफी ज्यादा पूछी जाती है और बार बार पूछी गई है। यस, आपको पता है पहला टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप क्या होता है, थर्ड टाइप क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, क्लासिफिकेशन, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। ठीक है सर, जो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होती हैं उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रो साइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो सेकेंड टाइप की रिएक्शन कौन सी होती हैं? सेकेंड टाइप की रिएक्शन हमारे पास होती हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइल एल्डर रिएक्शन। ठीक, डाइल एल्डर रिएक्शन। ठीक, थर्ड हमारे पास होती हैं, थर्ड हमारे पास होती हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। राइट, ये तीन मेजरली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? मैंने बीच में डायल एल्डर क्यों लिखा है? क्या आपको पता है इसके पीछे का रीजन? यस, क्योंकि डायल एल्डर रिएक्शन एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो पार्ट होता है उसके अंदर एक एग्जाम्पल है। डायल एल्डर रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होती है बच्चों? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मैंने ऊपर इसलिए यहां पे डायल एल्डर रिएक्शन लिखा ताकि आप नोट करें कि डायल एल्डर रिएक्शन के नाम से ही क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन के नाम से क्वेश्चन कम आए हैं। तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर टर्म, कौन सा? डायल एल्डर रिएक्शन।
ठीक, अब हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि जो हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो हमारी मोस्टली क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर इन नेचर। इंट्रामोलिकुलर इन नेचर होती है सर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपने बता दी कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो हमारी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। ठीक, फिर ये क्या होती हैं, ये होती हैं सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शन। मतलब यहां पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, दो तीन नहीं इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हमारे पास होगा और हीट और लाइट हम लोग देंगे, हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया इलेक्ट्रोसाइक्लिक। फिर थर्ड, यहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो एक पाई है बॉन्ड, वो आपस में चेंज हो सकता है, एक सिग्मा और एक पाई। मतलब रिएक्टेंट में हमारे पास एक पाई बॉन्ड रहा होगा, तो जब हम उसका रिएक्शन कराएंगे हीट और लाइट की प्रेजेंस में, तो मे बी वो जो पाई बॉन्ड है वो कन्वर्टेबल हो जाए किसमें, एक पाई बॉन्ड में, या फिर वही पाई बॉन्ड हमारा कन्वर्टेबल हो जाए एक सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रॉपर्टीज हो गई वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की हो गई। अब मैं इसको एग्जाम्पल इसका मैं एक लिख देता हूं साथ के साथ। ठीक सर, एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो एग्जाम्पल में देख लो बच्चों क्या है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं, सपोज करो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग इसकी हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक ये सिंगल एक रिएक्टेंट है जो हीट की प्रेजेंस में अब हमें प्रोडक्ट देने वाला है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे क्लोजर होगा, सेस ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री, सब लोग हम लोग डिसाइड अभी करेंगे। बट अभी यहाँ पे सिंपली मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, तो उस बेसिस में यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, है ना। तो आप देख सकते हो कि इस पाई बॉन्ड से देखो ये पाई बॉन्ड बना, ठीक है, और इस पाई बॉन्ड से ये सिग्मा बॉन्ड बना, है ना। तो यही कंडीशन मैंने ऊपर लिखी थी, ये एक पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड ही बन सकता है या फिर पाई बॉन्ड ही बन सकता है। मैंने वो रिएक्शन के थ्रू आपको दिखा दिया। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर हो गई, इसकी पूरी बात क्लियर हो गई। एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं, जैसे सपोज करो हमारे पास ये है, ये इसमें हमारे पास ये, ठीक, अब इसकी रिएक्शन हम लोग हीट की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, तो हीट की प्रेजेंस में अगर हम लोग कराएंगे, अच्छा ये हमारी रिंग क्लोजर थी तो ये हमारी रिंग ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, ये वाले बॉन्ड को हम लोग यहां भेज दें और इस बॉन्ड को यहां भेज दें। ठीक है, तो क्या होगा सर, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड टूट के इधर इसने पाई बना दिया और ये वाले पाई बॉन्ड ने टूट के एक इधर पाई बना दिया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का क्लासिफिकेशन, उस वो कैसे कैसे प्रोसीड करती है और उसके दो एग्जांपल। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो होती है वो हमारी दो रिएक्टेंट वाली होती है। सर जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन यूज किया था, मैं यहाँ पे ग्रीन पेन यूज कर लेता हूं, टू रिएक्टेंट रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले समझना यही जरूरी है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में मेजर डिफरेंस कहां आता है। मेजर डिफरेंस आता है रिएक्टेंट के नंबर्स में, उसमें एक ही रिएक्टेंट रहता है और वो आगे चल के वही प्रोडक्ट बनाता है। बट यहां पे एक से ज्यादा, मतलब दो रिएक्टेंट होंगे कम से कम। ठीक, अब दो रिएक्टेंट भी कौन कौन से होंगे सर, तो दो रिएक्टेंट जो होते हैं उनमें से एक होता है हमारे पास डाइईन और एक होता है हमारे पास डाइनोफाइल।
आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। डाइईन क्या होती है? डाइईन हमारी होती है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। कॉन्जुगेटेड, जब कभी भी दो डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डायल्कीन्स, जब कोई भी दो डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे तो वो हमें क्या देगा? वो हमें डाइईन देगा। ठीक है, डाइईन का एग्जांपल जैसे कि सपोज करो ये दोनों डबल बॉन्ड हैं, आपस में दोनों कॉन्जुगेशन में हैं, है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डाइईन कहलाएगा। डाइनोफाइल क्या होता है सर? डाइनोफाइल इज नथिंग बट सिंपल एल्कीन। सिंपल एल्कीन हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं डाइनोफाइल। ठीक है, इसका एग्जांपल ऐसे सिंपल सा ले लो, डबल बॉन्ड, अंडरस्टूड है कि ऊपर नीचे कार्बन लगे होंगे, दो कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड होगा या कुछ और एलिमेंट लगा होगा। ठीक है, तो मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूं। डाइनोफाइल एंड डाइईन, डाइईन एंड डाइनोफाइल आपको आई होप क्लियर हो गया होगा अभी तक, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, डायल एल्डर या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब सिग्माट्रोपिक रिएक्शन क्या होती है सर? सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हमारे पास क्या होती हैं? अच्छा, ये भी आप बताइए। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हमारे पास जो रिएक्शन होती हैं वो भी सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, यहां पे भी सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए मैं ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, ठीक। तो यहां पे क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को यहां पे काउंट करना रहता है। हम लोग एलाइलिक पोजीशन से यहां पे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, हम लोग को पता है। अब यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होती है। जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो 1 1 पोजीशन वाले जो बॉन्ड होगा वो आपस में ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहां आ जाएगा। तो हीट की प्रेजेंस में, अच्छा मैं यहां भी हीट लिख रहा हूं, पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जितने भी टाइप की होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, वो हीट या लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा? ये देखिए, ये यहां गया तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। ये सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, तो ये इधर से सिंगल बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे, नया बॉन्ड। फिर उसके बाद आगे आपको पता है क्या होगा? ये होगा। तो हमारा ये था रिएक्टेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई हीट की प्रेजेंस में, और क्या बन गया? ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या बोल गए? 3 सिग्मा ट्रॉपिक। ठीक बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन एंड सिग्माट्रोपिक। मैंने तीनों की कंडीशन बताई, क्या क्या कंडीशन होती हैं, और एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया। फिर मैंने बताया डायल एल्डर रिएक्शन या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, उनकी कंडीशन, उनमें क्या क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने उसका एग्जांपल के थ्रू बताया। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन मैंने बताया सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में बताया, फिर उसके बाद एग्जांपल है। अब सर आपने क्लासिफिकेशन तो बता दिया, अब सर इंडिविजुअली हम लोग को समझाइए। तो जरूर मैं इंडिविजुअली भी बताता हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग के पास आती है एफएमओ अप्रोच। अब एफएमओ अप्रोच जो होगी वो कहां पे सबसे ज्यादा यूज होगी? वो हमारी यूज होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन रिएक्शन में। ठीक, सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर लो। सेकेंड क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, सर एफएमओ का मतलब समझा दो। एफएमओ हमारे क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, मैं एफएमओ बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक ब्लैंक स्लाइड है। एफएमओ क्या होता है? सबसे पहले मैं एफएमओ बता देता हूँ।
एफएमओ हमारे होते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें हम लोग होमो और लूमो पढ़ते हैं। ठीक, होमो हमें पता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक, उनको हम लोग होमो कहेंगे। और लूमो क्या होंगे? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, वो एनर्जी लेवल जहां तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए हैं, वो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल जो होगा वो हम लोग का लूमो कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो एफएमओ का मतलब क्या हो गया? एफएमओ का मतलब यहाँ पे होमो लूमो हो गया। ठीक, अब एफएमओ अप्रोच पढ़ने से पहले हम लोग कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजी जानते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास यूज आएगा एनर्जी लेवल का। तो सर एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल की बात करते हैं। अब एनर्जी लेवल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट है हमारा हाई, हाइयर। सेकेंड पार्ट है हमारा लोअर। ठीक, इसका मतलब क्या है? हाइयर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? थोड़ा सा सब्र करो, अभी आगे जब हम लोग एफएमओ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे तो उसमें ये चीज यूज आएगी, नोट्स वगैरह काम आएंगे, तब आपको वहां पे प्लेसिंग करने में आसानी होगी कि किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को 1 में रखें, किसको 2 में, किसको 3 में, किसको 4 में, है ना? तो वहां पे ये एनर्जी लेवल पर्टिकुलरली काम आएंगे। तो अब हाइयर एनर्जी लेवल कैसे आएंगे? आपको पता है हाइयर एनर्जी लेवल के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो हमको पता है बॉन्डिंग से, तो हाइयर एनर्जी में हमारे पास कौन से आएंगे? हाइयर एनर्जी में हमारे पास आएंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, एंटी बॉन्डिंग। सर एंटी बॉन्डिंग क्यों आएंगे? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग हमें पता है क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। ये हमें पता है कि दीज आर लेस स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, देखो बच्चों। ठीक है, मैं ऑर्बिटल अलग कलर से बना देता हूं। ये हमारे 2 ऑर्बिट, ठीक, ये मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रहा हूं। ठीक है, आप छोटे से पढ़ के आए हैं प्लस माइनस, ठीक है, मैं प्लस माइनस नहीं शो कर रहा हूं। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बीच में एक नोड है। प्लस आपको पता है जब हम लोग वेव फंक्शन की स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास अपोजिट है, अपोजिट इंटरैक्ट यहाँ पे नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो ये हमारे एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं और ये हमारे पास एक हाइयर एनर्जी लेवल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग इधर लोअर एनर्जी की बात करें तो सर लोअर एनर्जी में क्या होगा? लोअर एनर्जी जो लेवल होंगे वो हमारे बॉन्डिंग होंगे, वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे बॉन्डिंग होंगे। ठीक, और बॉन्डिंग हमारे क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। बॉन्डिंग आर मोर स्टेबल इन नेचर। सर इसकी रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए। ठीक है, मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। अब यहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम प्लेन में लाई करेगी, तो क्या होगा? इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। और यहाँ पे एक भी नोड नहीं आएगा। जब नोड नहीं आएगा ये एक्ट एज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे? ये ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें अच्छे से इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। ये हमारे लेस स्टेबल होते हैं और हमको पता है जो लेस स्टेबल मतलब मोर एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक मतलब एंटी बॉन्डिंग, तो वो हाइयर लेवल होंगे एनर्जी में। ठीक, अभी आगे इसका यूज आएगा। ठीक है सर, आपने एनर्जी लेवल बता दिया। अब ये एक पॉइंट था, ये हमारा एक पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया।
सर थर्ड पॉइंट क्या हो गया? अच्छा हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम लोग तो इसको शॉर्ट में निपटाते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया? थर्ड पॉइंट हो गया नंबर ऑफ नोट्स। सर नंबर ऑफ नोट्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ नोट्स ऐसे फाइंड करेंगे बच्चों कि नोट्स इक्वल्स टू n-1। अच्छा सर यहां पे n क्या है? n है हमारा वेयर n इक्वल्स टू एनर्जी लेवल। अच्छा एनर्जी लेवल का जो नंबर है, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, उसका जो नंबर आएगा उसमें हम लोग -1 कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका भी आगे यूज आएगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है सर? सर फोर्थ पॉइंट ये है, सर आपने ये तो बता दिया एफएमओ क्या होता है, आपने बता दिया एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, आपने बता दिया नोट्स कैसे निकालते हैं। अब आप ये बता दीजिए टोटल एनर्जी लेवल कितने बनेंगे? तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको जो कंपाउंड दिया गया होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं कार्बन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक, जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, उतने ही हमारे क्या बनेंगे? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। सर एग्जांपल के थ्रू बता दीजिए। ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। ठीक, अब मैं एग्जांपल लेता हूं किसका? एग्जांपल में लेता हूं यहां पे, मैं इथीन का एग्जांपल लेता हूं। सर इथीन क्या होती है हमको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारी इथीन मॉलिक्यूल होता है। ठीक, तो अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेंगे? सबसे पहले हम लोग एक रूल लगाया है, नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे? एनर्जी लेवल होंगे। ठीक है सर, तो मतलब यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल होंगे, मतलब psi1 एंड psi2। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया, हमारा ये रूल यूज हो गया। सेकेंड, नोट्स अभी हम लोग बाद में देखेंगे। एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, तो लोअर एनर्जी लेवल कौन सा होगा? बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो लोअर एनर्जी लेवल होगा वो कौन सा होगा? बॉन्डिंग होगा। हाई एनर्जी लेवल कौन सा होगा? बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, ये बात हम सबको पता है। तो इसमें मैं ऑर्बिटल ड्रॉ कर देता हूं। बॉन्डिंग में हमारी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम फेज में होगी। एंटी बॉन्डिंग में हमारी ऑपोजिट फेज में होगी। तो यहाँ पे बीच में एक नोड पाया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखोगे ऊपर वाला जो रूल है वो यहाँ पे फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा सर बताइए? ये देखो, अब हम यहाँ पे एनर्जी लेवल हमारा कौन सा है? 1 है, तो यहाँ नंबर ऑफ नोट्स कैसे निकालेंगे? नोट्स इक्वल्स टू n-1। तो n-1 के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या है? psi1 1 - 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। हाँ सर, यहाँ पे नोट्स 0 आ गए और यहाँ पे एक भी नोट नहीं है, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है, प्रूव हो गया। अब इसमें हम लोग निकालते हैं नोट्स क्या होता है? n-1। यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n है 2 - 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नोड्स आ गए? 1। हाँ सर, प्रूव हो गया, यहाँ पे 1 नोड है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गई एफएमओ अप्रोच में।
कि क्या क्या हम लोग टर्मिनोलॉजी आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को क्या पता चलेगा, उसमें हम लोगों को ये पता चलेगा। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं कि हीट और लाइट की प्रेजेंस में हमारे होमो लूमो क्या होते हैं। ठीक है, तो होमो लूमो हमारे जो होंगे हीट और लाइट की प्रेजेंस में, अब मैं इसी के आगे लिख देता हूं इसके पर्टिकुलर होमो एंड लूमो। ठीक है, तो होमो एंड लूमो का सर क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, अभी सिग्निफिकेंस आएगा जब हम लोग रिएक्शन आगे करवाएंगे तो उसमें सिग्निफिकेंस आएगा कि हीट की प्रेजेंस में एंड लाइट की प्रेजेंस में। ठीक, हमारे ये दो एनर्जी लेवल है। टोटल हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हीट की प्रेजेंस में हमारे पास दोनों यहां फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा होमो कहलाएगा। मतलब psi1 हमारा होमो हो गया और psi2 हमारा लूमो हो गया। किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। बट लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? लाइट की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा, तो अब होमो क्या हो गया? होमो हमारा ये हो गया सर। और जब होमो ये हो गया, और सॉरी ये लूमो नहीं, होमो ये रह हो गया, तो अब की बार होमो हमारा psi2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम लोग कुछ ट्रिक्स जान लें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने। ठीक है सर, ये आपने बॉक्स एक ड्रॉ कर दिया और इसके मैं पार्टीशन कर देता हूं। ठीक है, ओके, ये हमारा पार्टीशन हो गया। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे सिस्टम। ठीक, हम लोग हीट की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में देखेंगे। ठीक, सिस्टम क्या होगा हमारा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, अब हमें पता है हीट की प्रेजेंस में 4n पाई सिस्टम जो होते हैं वो कौन रोटेशन शो करते हैं। अभी नोट कर लो बच्चा, अभी मैं बताता हूं कि क्या कैसे होगा। तो अगर वो हीट के प्रेजेंस में कौन रोटेशन शो करेंगे तो लाइट के प्रेजेंस में डिस रोटेशन शो करेंगे, और कॉन्सिक्यूटिवली इसी का रिवर्स हो जाएगा। जो 4n+2 पाई सिस्टम होते हैं वो हीट की प्रेजेंस में डिस और लाइट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन शो करते हैं। ठीक है, तो सर ये डिस और कौन रोटेशन होता क्या है, ये क्या बला है? तो ये जो है ये हम लोग डिसाइड करते हैं डायरेक्शन के अंदर। डायरेक्शन के अंदर किसका डायरेक्शन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हमारे हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? तो अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनको हम लोग कौन रोटेशन कहते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनको हम लोग डिस रोटेशन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कैसे, इसको ही मैं बता देता हूं। जैसे सपोज करो कौन रोटेशन का मतलब सेम, तो हमारे दोनों ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, या फिर इधर की तरफ दोनों ऑर्बिटल मूव कर रहे होंगे, या फिर इधर की तरफ दोनों ऑर्बिटल मूव कर रहे होंगे। ठीक है, डिस रोटेशन में एक ऑर्बिटल इधर की मूव कर रहा होगा, एक ऑर्बिटल इधर, या फिर एक ऑर्बिटल बाहर इधर की तरफ, एक ऑर्बिटल इधर बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे डिस रोटेशन कहलाएंगे जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, और ये हमारे कौन रोटेशन कहलाएंगे जो कि सेम इन डायरेक्शन होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब सर ये तो एक रूल हो गया, ये पहला रूल हो गया जो कि हमारे क्वेश्चंस में यूज आने वाला है। ठीक है, सेकंड रूल क्या होता है? सेकंड रूल क्या, सेकंड उसको ट्रिक कह दें, जो हमारी ट्रिक होती है उसको हम लोग कहते हैं ओडीसी ट्रिक। क्या होती है सर? ओडीसी ट्रिक। अच्छा, ओडीसी ट्रिक क्या होती है? ओडीसी ट्रिक में O स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट। ठीक,
डी स्टैंड फॉर डिसरोटेशन, ठीक, एंड सी स्टैंड फॉर सिस। अच्छा सर आपने सिस ट्रांस क्यों लिखा? हाँ देखो बच्चों, होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने सिंपल रिएक्शन डिस्कस करी, बट एग्जाम में क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी पूछेंगे कि बताइए जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा सिस बनेगा कि ट्रांस, तो वहां पे हमारा ओडीसी रूल काम आता है। ओडीसी रूल हमें ये कहता है कि अगर ऑपोजिट हो, ऑपोजिट कैसे, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, चलो ये भी बता देता हूं। जैसे सपोज करो ये हमारा एक डाइईन है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है, तो ये आपस में क्या है, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? देखो ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं, एक ऐसे लगा दूं, एक ऐसे लगा दूं, तो ये पर्टिकुलर हमारा कहां जा रहा है, इसमें देखो ये सब्स्टिट्यूएंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये हमारी कंडीशन सेम की हो जाएगी और ये वाली कंडीशन हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन की हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको अलग बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक। जैसे सपोज करिए हमें एक एग्जांपल दिया गया है, हमें एक एग्जांपल दिया गया है डाइईन का, डाइईन का हमें एग्जांपल दिया गया है और ऑपोजिट लगाया गया है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताइए हीट की प्रेजेंस में, बताइए लाइट की प्रेजेंस में क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग ये वाला रूल लगाएंगे और देखेंगे ये पर्टिकुलर जो हमें डाइईन दी गई है ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये तो सर हमें दिख रहा है 4n पाई सिस्टम है ना। तो 4n पाई सिस्टम हीट की प्रेजेंस में क्या देता है, कॉन रोटेशन, तो सर ये कॉन रोटेशन देगा, ठीक है। मैं पेन चेंज कर देता हूं, ये हमें कॉन रोटेशन देगा, ठीक है। हमें एक बात क्लियर हो गई। और 4n पाई सिस्टम लाइट की प्रेजेंस में क्या देता है, 4n पाई सिस्टम हमारा लाइट की प्रेजेंस में डिसरोटेशन देता है, ठीक है। तो ये हमें डिसरोटेशन देगा, ठीक। हमें यहां तक क्लियर हो गई एक बात, एक हमारा स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या आएगा, ओडीसी रूल आएगा, ठीक। अब ओडीसी रूल में आप देखो सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे ये कौन सा है, डाइईन बनी है, तो ये हमारी ऑपोजिट डाइईन बनी है, ठीक है। तो ऑपोजिट डाइईन का मतलब क्या है, ऑपोजिट डाइईन का मतलब ये है कि यहां से हम लोगों ने ओ लिया, यहां से हम लोगों ने डी लिया, तो हमारा जो बनेगा ओ डी, और ओ डी के साथ क्या लगता है बच्चों, सी लगता है। सी का मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस बनेगा, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिस प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला यहां और ये वाला यहां, तो ये ऐसे डबल बॉन्ड यहां पे, और मैंने क्या लिखा, सी, सी का मतलब सिस, तो सिस प्रोडक्ट बनेगा और यहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे लगे होंगे, ठीक है। मिथाइल मिथाइल लगे होंगे ऑब्वियस, तो मिथाइल मिथाइल आप लोग लगा लेना, ठीक है। मेरा उसूल था आपको समझाना और बताना कि देखो कैसे ये दोनों रूल्स अप्लाई हो गए। पहले हम लोगों ने देखा कि वो कंपाउंड 4n कंपाउंड था कि 4n + 2 कंपाउंड था, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको देखा कि वो सिस वो कौन रोटेशन दे रहा है कि डिस रोटेशन दे रहा है, तो हम लोगों ने वो देख लिया। फिर हम लोगों ने ओडीसी रूल लगाया और निकाल लिया कि सिस लेगा। अब सर हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन हो रहा है, तो अब सर यहीं पे ये वाला रूल भी हम लोग लगाते हैं, तो क्या होगा, हमको पता है ओ डी सी रूल होता है, तो यहाँ पे ओ तो है तो सर ओ के नीचे ओ लिख देते हैं, ठीक। अब डी डिस तो है नहीं, ये तो कौन रोटेशन है, तो कौन, ठीक। अब यहाँ पे एक भी चेंज हुआ ना तो इस रूल की इस रूल की जो स्पेसिफिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें थर्ड वाला भी चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा टी, मतलब कि ये है कि या फिर तीनों के तीनों ओडीसी रहेंगे, या फिर अगर इनमें से
कोई एक भी चेंज हुआ ना तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCT हो जाएगा। जब OCT हो जाएगा, O मतलब ऑपोजिट, C का मतलब कौन, तो प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा बच्चों, ट्रांस प्रोडक्ट होगा। मतलब एक मिथाइल नीचे, एक मिथाइल ऊपर, एक मिथाइल बिलो द प्लेन, एक मिथाइल अबव द प्लेन। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको। एफएमओ अप्रोच के बाद देखिए, ये मैंने एफएमओ अप्रोच पढ़ाई, और फिर उसके बाद ये तो मैंने इलेबोरेटेड वर्जन पढ़ाया, जो कि आपके एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आगे मैंने कुछ ट्रिक्स बता दी, आप लोग एक रूल ये याद रखिएगा, और दूसरा रूल आप ये याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, ओडीसी वाली। ठीक है, ओडीसी, ओ का मतलब ऑपोजिट, डी का मतलब डिस, सी का मतलब सिस। ठीक है, आप सबसे पहले कंपाउंड देखेंगे, उसमें देख लेंगे ऑपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे 4n पाई सिस्टम है कि 4n + 2 पाई सिस्टम है, तो फिर उससे आपको पता चल जाएगा हीट या लाइट की प्रेजेंस में कौन कौन सा रोटेशन होगा, डिस या कौन, तो आपने वो पता लगा लिया। फिर आपने सेकंड ट्रिक लगाई ओडीसी, और आपने प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो, एफएमओ अप्रोच हमारी खत्म हुई, और एफएमओ अप्रोच के साथ ही साथ हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन खत्म हो जाती है। सेकेंड टाइप की रिएक्शन हमारे पास जो होती है, वो होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो होती है, उसमें मेजरली जो हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है हमारी डाइज-एल्डर रिएक्शन। डाई-एल्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो अब इसके पर्टिकुलर दो पार्ट होते हैं सर, दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट बता दीजिए। अच्छा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। एक पार्ट होता है डाइईन, ठीक, और दूसरा पार्ट होता है डाइईनोफाइल। ठीक, डाइईन क्या होती है, डाइईन होती है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, जैसे कि ये। ठीक, और डाइनोफाइल क्या होता है, सिंपल एल्कीन, जैसे कि ये। ठीक, क्लियर हो गया। ये दोनों, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि किसका होमो पार्टिसिपेट करेगा, किसका लूमो पार्टिसिपेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कौन इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है ना। तो उस केस के लिए आइए हम लोग जानते हैं कंडीशन। कंडीशंस, अब हम लोग कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंडीशन, जो हमारा डाइईन है, जो हमारा डाइईन है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होनी चाहिए। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होनी चाहिए, ये बात हमें समझ में आ गई। और जो हमारा डाइनोफाइल है, जो हमारा डाइनोफाइल है, वो हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक, वो हमारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। अब बच्चों, आप तो लोअर क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं, इलेक्ट्रॉन रिच अगर इसको बनाना है तो हमें इसमें कौन सा ग्रुप लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। ठीक, और अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना है तो हमें यहाँ पे कौन से ग्रुप लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहां तक ये ऊपर ऊपर की बात आपको क्लियर हो गई, कंडीशन क्या है, कैसी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो हमारे पास होती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये होती है, फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है, आपने देख लिया कि जो हमारे डाइईन और डाइनोफाइल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, डाइईन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और डाइनोफाइल हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। सेकेंड जो कंडीशन होती है हमारी, सेकेंड कंडीशन हमारी ये होती है कि डाइईन शुड बी सिस, वो हमेशा क्या होनी चाहिए,
सिस फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारी सिस डाइईन है, ठीक है। बट कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, इफ ट्रांस, अगर हमारे पास ट्रांस डाइईन दी गई हो तो हम लोग उसमें क्या चेक करेंगे? हम लोग उसमें चेक करेंगे सर कि क्या वो रिजिड है या वो नॉन रिजिड है। ठीक, अगर वो रिजिड होगी तो इसका मतलब क्या है? वो ट्रांस है और वो प्रोसेस के दौरान या फिर रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होगा। वो ट्रांस है तो ट्रांस ही पड़ा रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूं, इसका एग्जांपल ठीक, ये हमारी एक ट्रांस डाइईन है जो कि रिजिड इन नेचर है, क्योंकि अगर हम इसको सिस लाने की कुछ, देखो आप खुद देखो, ये ई है, ई फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, और अगर हम इसको सिस में लाने की कोशिश करेंगे तो रिंग टूट जाएगी, रिंग ब्रेक हो जाएगी, तो वो तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी रिजिड डाइईन है। और अगर हम लोग बात करें नॉन रिजिड की, तो नॉन रिजिड में क्या होता है? जैसे सपोज करिए हमारे पास ऐसे करके बनी है कोई एक डाइईन, तो आप देख रहे हैं ये आराम से सिंगल बॉन्ड के उसमें रोटेट कर जाएगी और हमें एक सिस डाइईन दे देगी, ठीक है ना। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। ये हमारी दूसरी कंडीशन थी कि डाइईन हमारी सिस होनी चाहिए। अगर बाई चांस सिस नहीं है तो हम लोग ट्रांस में देखेंगे कि रिजिड है कि नॉन रिजिड है। ठीक, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब हमको पता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमें मेजरली यही पढ़ना होता है, ठीक है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होती है, ठीक है, तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी जाती है। तो सर एग्जाम हमारा पास है तो आप ट्रिक बता दीजिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पता लगाने के लिए। तो बच्चों एक ट्रिक ये याद कर लो कि ये जो ट्रिक है ये एग्जाम में काफी ज्यादा यूज होने वाली है, कि आपको एक इमेजिनरी एक्सिस वाली एक ट्रिक मैं देता हूं। जैसे कि सपोज करो अब हमें एक डाइईन दी गई है, ठीक है, और साथ में एक डाइनोफाइल दिया गया है। अब डाइनोफाइल कैसा हो सकता है? सपोज करो डाइनोफाइल में CHO लगा है, ठीक है। तो हमारा जो रूल है वो कहता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग हमेशा कहां रखेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। पहले ये चीज नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा कहां जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा कहां जाएगा? राइट में जाएगा, ठीक है। सर लेफ्ट राइट किसके रिस्पेक्ट में आप कह रहे हैं? लेफ्ट राइट में कह रहा हूं इस पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो हम लोग यहां पे ड्रॉ करने वाले हैं, जो हम लोग यहां पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना कंपाउंड्स लेने हैं और उसमें एक्सेस ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको रखने हैं लेफ्ट में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको रखने हैं राइट में। अभी इसके पीछे की डीप नॉलेज मत ढूंढने बैठ जाना, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ लो, वो ट्रिक से एग्जाम में अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख रहे हो। और सेकंड यहाँ पे एक पॉइंट क्या होता है? सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा ये होता है कि ग्रुप्स ऑनलाइन, ऑनलाइन वो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला नहीं, ऑनलाइन का मतलब ऑन द एक्सिस। अगर यहां पे सपोज एक ग्रुप लगा होता तो वो एक्सिस में लाई करता ना, तो ऑनलाइन या फिर लेफ्ट साइड। अगर ये दोनों कंडीशन हो गई, मतलब अगर ये पर्टिकुलर जो एक्सिस है इसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स लाई करेंगे और ये पर्टिकुलर जो डाइनोफाइल है इसके लेफ्ट साइड में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लाई करेंगे, उनकी क्या होगी?
सेम स्टीरियो होगी। क्या होगी बच्चों? सेम स्टीरियो होगी। ठीक है, ये बात याद रख लेना। ठीक, ये बात याद रख लेना बस, और सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए? इस अकॉर्डिंग इसका आंसर सर ऐसे आना चाहिए कि ये जो हमारा ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऐसे ऐसे ये हमारा एक साइक्लो हेक्सेन बना, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये वाला डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आया, इस वाले से ये सिंगल बॉन्ड बना, ये उधर बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट थे नहीं, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट CHO लगा है, तो यहाँ पे CHO सिंपल सा हमने लगा दिया। ठीक है, अब लेकिन सपोज करो इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट और लगा देता हूँ, तो क्या होगा? जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने CH3 लगाया, यहाँ मैंने CH3 लगाया। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने उसके साथ कराई, CHO के साथ, और मुझे पता है कि CHO हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसको हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब हमने क्या किया? एक्सेस ऑफ सिमेट्री पास करी, ये हमने एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऐसे करके पास करी, एक लाइन पास करी। एक्सेस तो मत ही बोलो वरना ऑर्गेनिक वाले आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा, है ना। तो अब आप देख सकते हो इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये साइक्लोहेक्सेन बना, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ बनेगा। ठीक है, इसने सिंगल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये अब ये देखो ये लाइन में लाई कर रहे हैं ना, ये CH3 दोनों लाइन में लाई कर रहे हैं, और ये CHO इसके लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, तो मतलब इन दोनों CH3 और CHO की सेम स्टीरियो होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको बिलो द प्लेन रखता हूं तो इनको भी बिलो द प्लेन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ये हमारा पहला एग्जांपल, वो हमारा दूसरा एग्जांपल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर हो गई। अब सर सिस्डाइन और किस किस टाइप की हो सकती है? ठीक है, सिस्डाइन और किस किस टाइप की हो सकती है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे सपोज करो हमारे पास सिस्डाइन ऐसे ऐसे हो सकती है, ये ऐसे। अब एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर सब्स्टिट्यूएंट लगा के दे देगा ऐसे ऐसे। और क्या बन सकता है? वो ऐसे लगा देगा, ऐसे लगा देगा, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में लगा देगा। और क्या हो सकता है? ये हमारे पास डाइन है, अब की बार यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा देगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? अब की बार एक यहाँ लगा देगा, एक यहाँ लगा देगा। तो इस टाइप की ये सभी सिस डाइन्स होती हैं। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग पोजीशन में लगे हुए हैं, आप देख सकते हो ये सब सिस डाइन है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है? सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। अब सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन जो होती हैं वो हमें सिंपली पता है क्या होता है। हमारा एक जो एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक कार्बन से जुड़े हुए दो एलाइलिक कार्बन से जो जुड़ा हुआ जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है, या कह लो उसकी इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होता है वो होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है तो वो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो उसके केस में क्या होता है? वहां पे भी नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, एग्जाम्पल से बताइए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे सपोज करो ये ऐसे ऐसे, ये फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास है, तो इसके रिस्पेक्ट में एलाइलिक पोजीशन क्या होगी? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था कि ये हमारी एलाइलिक कार्बन है, ये हमारा एलाइलिक कार्बन है। दो एलाइलिक कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो शिफ्ट करती है। तो जब ये ब्रेक करेगा
तो जब ये ब्रेक किया तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड शिफ्ट हुई, ये इधर शिफ्ट हुई और ये इधर शिफ्ट हुई, तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बनेगा? हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये वाले बॉन्ड ने क्या किया, ये वाले बॉन्ड ने ये नया बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ आ गया, और ये वाला बॉन्ड जो था वो ब्रेक होकर कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ हुआ, तो ये यहाँ हो गया। ठीक है, तो हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन गया। ये सिग्माट्रोपिक रिएक्शन नॉर्मल सी रिएक्शन है। अब सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं? सर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हमारे पास दो टाइप की होती हैं। ठीक है, सिग्माट्रोपिक हमारे पास दो टाइप की होती हैं, और इसमें हम लोग मोस्टली जो पढ़ते हैं वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सर रीअरेंजमेंट क्यों? अरे ऊपर देखो ना, ये रीअरेंजमेंट ही तो हुआ है। मैं कहता हूं ये भी मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम ही तो हैं, बस क्या हुआ है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, अब मैं इधर से काउंट कर लूंगा 3 2 1 3 2 1, और फिर इधर से ब्रेक कर दूंगा तो फिर से तो यही बन जाएगा, है ना? तो ये हमारी बस क्या हो गया, ये हमारा रीअरेंजमेंट होता है। और किसके इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स इज हीट। हीट हमारा इस पर्टिकुलर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के लिए क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब सर टाइप्स बता दीजिए। टाइप्स इसके दो होते हैं, एक होता है कोप, और एक होता है क्लेजन। ठीक है सर, कोप रीअरेंजमेंट क्या होता है और क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होता है? ठीक है, तो जो कोप रीअरेंजमेंट होता है वो सिंपल कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसी का अरेंजमेंट होता है। जैसे कि मैंने ये ऊपर बताया, ये एक टाइप का एग्जांपल है कोप का। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगी मोइटी, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो जब इधर इधर शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसने एक नया बॉन्ड बनाया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ऐसे और ऐसे, तो क्या हो गया, ये हमारा कोप रीअरेंजमेंट हो गया। इसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। अब सर ऐसे क्लेजियन रीअरेंजमेंट क्या होता है? क्लेजियन रीअरेंजमेंट में हमारा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है, जो एलाइलिक ऑक्सीजन और एलाइलिक कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ठीक, समझ में आ गया? ये ऐसे, ये ऐसे। अब फिर से काउंटिंग करो, 1 2 3, 1 2 3, तो इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में मूव करेगी, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ का प्रोडक्ट हमें फिर से वैसे ही कुछ रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ चुका होगा, ये आ गया डबल बॉन्ड, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा पर्टिकुलर, है ना? तो बच्चों समझ में आ गया कोप और क्लेजियन रीअरेंजमेंट क्या क्या होता है। तो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में हम लोग मोस्टली यही दोनों रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब सर आपने ये तो पढ़ा दिया, क्या और अदर टाइप की सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होती हैं? हाँ होती हैं बच्चों, नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। 1 2 2 3 3 3, ये इस टाइप की सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन एग्जिस्ट करती है नेचर में। ठीक है, अब 3-3 अरेंजमेंट हम लोगों ने पढ़ा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ 3-3 ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कई बार तो वो भी नहीं पूछा गया है, क्योंकि सिग्माट्रोपिक रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। आपके एग्जाम सबसे ज्यादा डाइलेटरल रिएक्शन पूछी जाती है, फिर उसके बाद सिग्माट्रोपिक एंड
वो वाली फर्स्ट वाली कौन सी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, तो 3-3 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये 3 टाइप की क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ PYQ सॉल्व करते हैं। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जितनी नॉलेज गेन करी, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं आगे बढ़ते हुए। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशन के हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन बैरियर, जैम 2020 का MCQ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, अभी हम लोग ऑर्डर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन बैरियर बताइए जब ये पर्टिकुलर स्पीशीज इन पर्टिकुलर डाइन से रिएक्ट करें। ये डाइनोफाइल इससे रिएक्ट करेगा थायोफिन से, इससे रिएक्ट करेगा पायरोल से, इससे रिएक्ट करेगा फ्यूरान से, इससे रिएक्ट करेगा नॉर्मल से, है ना। तो क्या इसका एक्टिवेशन बैरियर का क्या इसका ऑर्डर रहेगा। अच्छा, एक्टिवेशन बैरियर क्या है, क्वेश्चन समझने वाला था। आप लोग क्या करो, सबसे पहले इसका क्या निकाल लो, इसका आप स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लो। स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, एरोमेटिसिटी से निकालोगे। आपको पता है एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या होता है इन तीनों के केस में, पता है ना। तो एरोमेटिक जो जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, स्टेबलाइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो स्टेबल जो डाइईन है वो तो रिएक्ट नहीं करेगी इजीली, तो उसका एक्टिवेशन बैरियर उतना हाई होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोग देख लेंगे एरोमेटिसिटी किस बेसिस में। तो सबसे पहले हम लोग थायोफिन की बात करते हैं। तो थायोफिन हमारा ये सभी को पता है, एस में हमारे वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है। कौन सा रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा थायोफिन है मतलब जिसमें एस है वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, पायरोल या फ्यूरॉन। अच्छा, आपको पता है पायरोल का जो एन है वो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन एटम, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। इजीली डोनेट करने का मतलब क्या है, उसका जो रिंग में कॉन्जुगेशन होगा वो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। ज्यादा अच्छे से हो पाएगा तो मतलब ये ज्यादा एरोमेटिक है, मतलब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के बाद हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। क्यों ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अच्छे से देगा नहीं, तो इसका मतलब जो फ्यूरान की जो एरोमेटिसिटी है वो पायरोल्स के कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, ये मैं एरोमेटिसिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं, और फिर उसके बाद ये सिंपल वाला आ जाएगा। सिंपल वाले में ये हमें पता है sp3 कार्बन है। ठीक है, ये बात हमें पता है। ठीक, अब अगर मैं इसको sp3 ना लिखूं, नॉर्मल कार्बन लिख दूं, नॉर्मल कार्बन, ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर है, ये एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है। एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी का ऑर्डर हमें पता चल गया, एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। है ना, एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और मैंने अभी बोला जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा एक्टिवेशन बैरियर होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमारा जो एक्टिवेशन बैरियर सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, थायोफिन के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन दिए गए थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, जिसमें थायोफिन है मतलब थर्ड, इसका एनर्जी बैरियर सबसे ज्यादा हो क्योंकि सबसे ज्यादा वो स्टेबल था, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एन वाला, एन वाला क्या था 4, फिर उसके बाद ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाले में क्या नंबर है 2, फिर उसके बाद 1 जो नॉर्मल वाला था। तो हमारा पर्टिकुलर ये आंसर बन जाएगा।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया जो कि हमारे जैम 2022 में आया, 2020 में आया था और वो एमसीक्यू टाइप का था। ठीक है, तो हमें ये बात क्लियर हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, क्या इस रिएक्शन के लिए ये जो चार टर्म दिए गए हैं इनमें से क्या क्या सही है। कब पूछा गया, जैम 2017 में। और ये किस टाइप का है बच्चों, एमएसक्यू। ठीक है, एमएसक्यू टाइप का है क्वेश्चन। देखो मैंने एक एमसीक्यू लिया, एक एमएसक्यू लिया, अभी आगे एनएटी भी आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि कोप रिएक्शन क्या होती है, ये देखो मैंने आपको बताया था। कोप रिएक्शन नॉर्मली कोप रिएक्शन होती है जिसमें कुछ ऑक्सीजन वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऐसे ऑक्सीकोप, तो ऑक्सीकोप तो ये हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन पहले कट गया। सेकंड, क्या ये सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है, यस। अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं, इसको वन, अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं, अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं और इसको 1 2 3 1 2 3, मैं अगर इसको 1 2 3 नंबर दूं तो ये हमारी कौन सी टाइप की रिएक्शन बन रही है, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन बन रही है। तो यस, ये ऑप्शन सही हो गया। क्या ये क्लेजियन रिएक्शन है, अच्छा पीछे चल के देखते हैं। क्लेजियन में क्या मैंने क्या पढ़ाया था कि ऑक्सीजन होना चाहिए एलाइलिक पोजीशन में, एलाइलिक कार्बन की जगह एलाइलिक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे है एलाइलिक ऑक्सीजन, हाँ सर है इस पोजीशन में, तो ये क्लेजियन रिएक्शन भी हो गई। फिर उसके बाद क्या है, पेरिसाइक्लिक। अरे ये तो बुद्धू बना रहा है, मुझे पता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर ही हम लोग ये सब पढ़ते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन कौन से ऑप्शन सही है, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, ये दोनों मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, एक एमसीक्यू टाइप का था, एक एमएसक्यू टाइप का था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या है, जैम 2016 में आया हुआ एक एनएटी टाइप का क्वेश्चन है सर। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, अमंग देम विच विल एक्ट एज डाइइन, डाइइन के जैसे कौन कौन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको ये, हाँ ये नहीं, ये, हाँ ये बताया था कि डाइन हमारे सिस होने चाहिए, और अगर ट्रांस हैं तो कौन से होने चाहिए, नॉन रिजिड होने चाहिए, जो आपस में बॉन्ड रोटेट करके सिस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, अमंग देम विच विल एक्ट एज डाइन। तो आपको पहला वाला दिख रहा है, पहला वाला क्या है, पहला वाला आप देख सकते हैं, तो पहला वाला सिस है, तो ये देगा, ये सिस है। दूसरा वाला क्या है, ये भी सिस है। तीसरा वाला क्या है, देखो इसमें बीच में ये सिस है, ये सिस है। फोर्थ वाला भी सिस है, ये भी सिस है। क्या ये सिस है, नहीं सर ये तो ट्रांस है, और ट्रांस में भी कौन सा है, रिजिड है, ट्रांस में भी रिजिड है, क्योंकि अगर इसको हल्का सा भी हम लोग इधर उधर छेड़छाड़ करेंगे तो ये क्या होगा, रिंग ब्रेक हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स बर्बाद हो जाएगा, तो ये कभी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांस रिजिड है। क्या ये भी ट्रांस रिजिड है, हाँ सर ये भी ट्रांस रिजिड है, क्योंकि इसको भी, ये फ्लेक्सिबल तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन तो है नहीं। अब ये क्या, ये सिस है, यस ये सिस है, हमें दिख रहा है। अच्छा, इसमें ये वाला देखो, अगर तुम ये मोइटी देखोगे तो तुम्हें ये सिस दिखेगा, उसी जगह अगर तुम ये मोइटी देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, ट्रांस दिखेगा। हाँ, तो इसमें एक सिस पार्ट तो है ना, तो इसका ये रिएक्ट कर जाएगा। तो टोटल यहाँ पे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, आंसर क्या होना चाहिए, विच विल एक्ट एज डाइन। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हमारे जो हैं वो एक्ट करेंगे एज अ डाइइन। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया, तो हमारा ये भी आंसर क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास अब एक क्वेश्चन और आता है। पहला वाला क्वेश्चन कहाँ से, एनईटी टाइप का था और जैम 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ का है, पहले हम लोग ये देखते हैं, जैम 2014 का, ये भी एमसीक्यू टाइप का है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ
दिस, ये क्या है, डाइनोफाइल है, रिएक्ट विद फॉलोइंग इन द डायल्डर रिएक्शन। किस रिएक्शन, कौन सा करेगा, तो इसमें भी मुझे ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर ने बताया था जो सिस डाइन्स होती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं ट्रांस से, होती है ना। तो यहां पे क्या है, ये हमारा सिस है, और बाकी सब क्या हमें ट्रांस दिख रहे हैं, यस बाकी सब तो हमें ट्रांस दिख रहे हैं। यस बाकी सब तो हमें ट्रांस दिख रहे हैं। तो कंपैरेटिवली इन तीनों के कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, करेगा ना, क्योंकि हमें पता है। तो यहाँ पे ऑर्डर में हमें और कुछ आगे पता हो या ना पता हो, सबसे पहले हमें ये पता होगा कि जो आंसर है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 1, सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1 होगा। ठीक, अब हम लोग अब देखते हैं सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। सर ये कुछ देखिए, ये क्या, ये मतलब इतने बड़े बड़े यहाँ पे ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3। अगर हम इसको रोटेट करके ऐसे लाएंगे तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या वो स्टेबल होगा, क्या वो स्टेबल होगा, नहीं कभी नहीं स्टेबल होगा, क्योंकि इन 1 2 3 4 5 6 CH3 और एक CH3 में कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो 3 में कितने, 9 9 9 18 हाइड्रोजन, इतना बड़ा कंपाउंड, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये कभी सिस फॉर्म में जा ही नहीं पाएगा। तो सबसे लीस्ट हमारा क्या, ये अनकन्वर्टेबल है, ये कन्वर्ट नहीं होगा अपने सिस फॉर्म में, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा। अब सर दो चीज बची हमारे पास, एक थर्ड एक फोर्थ। ठीक है, अब आपको पता है देखो कि ये भी सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर जाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर जाएगा, दोनों को हमने रोटेट करा लिया और सिस फॉर्म बना दी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सर। बट अब सर ने हमें बताया था कि जो डाइन होती है, डाइनोफाइल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए, और जो डाइन होती है मतलब कॉन्जुगेटेड डाइन होती है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए। तो CH3 हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो क्या होगा, ये कंपैरेटिवली इससे ज्यादा रिएक्टिव होगी, है ना, इससे ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो थर्ड नंबर में क्या आएगी हमारे, सॉरी सेकंड नंबर में हमारे कौन सा आएगा, ये वाली डाइन आएगी जो थर्ड नंबर में, और यहाँ पे फोर्थ नंबर आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। देखो फिर से समझो, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों, फर्स्ट वाला क्यों सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज वो सिस है। फिर उसके बाद थर्ड वाला, फोर्थ वाला एंड सेकंड वाला सबसे कम रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि सर वो कभी भी सिस फॉर्म में आएगा ही नहीं, अब मुझे पता है ट्रांस वाले रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो लास्ट में आ गया। थर्ड एंड फोर्थ की अगर बात करें तो थर्ड और फोर्थ में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, हमको पता है अगर डाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो थर्ड वाले में हमारे डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो वो हमारी रिएक्टिव ज्यादा होगी, और इसी के साथ हमें इसका भी आंसर मिल गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये एमसीक्यू टाइप का था। तो जैम के टोटल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, हम लोगों ने हाँ हम लोगों ने जैम के देखो एक 2020 का एमसीक्यू सॉल्व किया, फिर 2017 का एमएसक्यू सॉल्व किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने 2016 का हम लोगों ने एनएडी टाइप सॉल्व किया, फिर 2014 का हम लोगों ने एमसीक्यू टाइप का सॉल्व किया। ये चार मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस में ढूंढ के लाया हूं, जो जिससे आपका अभी तक का ओवरऑल सारा टॉपिक रिवाइज हो गया होगा। अब मैं गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आया है गेट 2019 में, और ये एमसीक्यू टाइप का। ठीक, अब यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार में लग जाएंगे। कैसे लग जाएंगे सर, आइए देखते हैं। हमें सिंपली एक ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, हमें ये कंपाउंड दिया गया है। अब हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि ये हमारा 4n+2 सिस्टम है कि 4n सिस्टम है। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे 3 पेयर दिख रहे हैं, तो मतलब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है सर, सबसे पहले हमने ये पता लगा लिया कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, यहां तक हमें क्लियर हो गया, पहला पड़ाव हमने पार किया, ये स्टेप 1 था। ठीक, सेकंड हमने देखा ये ऑपोजिट में लगे हैं कि सेम में लगे हैं। अच्छा, अब याद करो मैंने क्या बताया था, देखो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है सर, ऑपोजिट में लगे हैं, तो हमने यहां पे लिख लिया ऑपोजिट। ठीक, अब हमको पता है, क्या पता है सर, 4n+2 पाई सिस्टम और ऑपोजिट, हमें ये दो चीज पता चल गई। और हमें प्रोडक्ट में नजर आ रहा है कि ट्रांस प्रोडक्ट बना है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बना है, ट्रांस प्रोडक्ट बना है, हमें ये 3 चीज पता चल गई। ठीक, अब इसी से हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, देखो हम लोग को पता है ODC रूल, हम लोग को ODC रूल पता है। अब O की जगह क्या मिल रहा है हमें, O मिल रहा है। ठीक, अब D होगा और C की जगह हमें क्या मिल रहा है, T मिल रहा है। ठीक है, अब O की जगह हमें O मिल गया, C की जगह T मिल गया, तो D की जगह क्या होना चाहिए बच्चों, D की जगह भी C होना चाहिए, मतलब ये कौन रोटेशन होगा, हाँ OCT। ठीक है, समझ में आ गया, ये ODC रूल देखो हमें यहाँ पे हेल्प कर गया ना। बट यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए था, ऑपोजिट वाला, ट्रांस वाला। ठीक है, तो आपने देखा सी कौन। अब आप पीछे जाओगे और याद करोगे सर ने क्या टेबल बनाई थी, ये सर ने ये टेबल बनाई थी और उसमें लिखा था 4n+2 पाई सिस्टम होगा, तो उसमें कौन रोटेशन कब होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, बस फिर क्या था, फिर तो आंसर था सिर्फ क्या था, हमें पता चल गया कौन सा रोटेशन हो रहा, कौन रोटेशन, तो हमारे ये 2 ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। अब हम पीछे से देख के आए हैं कि कौन रोटेशन कब होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो हमें पता है लाइट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन होगा। और हमारा गेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि हो सकता है आपके जैम एग्जामिनेशन में आ जाए, आपको देखने को मिल जाए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने पता है आपके 2-3 कॉन्सेप्ट को चेक कर लिया। पहला कॉन्सेप्ट कि क्या आप ये पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन जानते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जानते हैं कि नहीं जानते हैं। फिर अब आप एफएमओ अप्रोच से देखते हैं, टाइम लगता, बट एग्जाम हमारा बहुत पास, सिर्फ 40 डेज बचे हमारे पास, तो हमें ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो ट्रिक यही थी कि आपको पता होना चाहिए 4n+2 पाई सिस्टम वाला वो जो बॉक्स है कि कब कौन रोटेशन होगा, कब डिसरोटेशन होगा। फिर आपको एक ओडीसी रूल पता होना चाहिए कि ओडीसी एक रूल फॉलो करता है, अगर ओ चेंज हुआ और एक और भी कुछ चेंज हुआ तो तीसरा वाला वही रहेगा, है ना। तो यही चीज है, ओसीटी बन गया, उससे आप लोगों ने निकाल लिया एच न्यू की प्रेजेंस में कौन रोटेशन होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गेट का, वो भी है 2017 का एमसीक्यू टाइप का। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया है, द रिएक्शन विल गिव द प्रोडक्ट। ठीक है, ये मुझे रिएक्शन दी गई थी क्वेश्चन में, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है, ये हमें डाइईन दी गई है, ये हमें डाइनोफाइल दिया गया, इसकी रिएक्शन करानी है। ठीक है, डाइएल्डर रिएक्शन है, हमें पता है, देखो एग्जाम में गेट में ही पूछी जा रही है। तो अब इसको हम सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही लाइन पास करो, ऐसे करके लाइन खींच लो। अब मैंने वैसे करके बताया था, लेफ्ट और राइट बताया था, अब यहाँ पे तो डी लगा है सर, डी लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, राइट साइड ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कैसे, इधर इधर कर लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ये डी है, ये डी है, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है, और क्या ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, यस, ये तो एक ही लाइन में आ रहे हैं, और इसमें हम लोग लाइन पास कर दें, तो देख लो सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है। तो हमारा जो ये रिएक्शन है वो कैसे होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए, ये दोनों कहाँ पे, सिस पोजीशन में आने चाहिए। ठीक है, आपको पता है ये दोनों साथ में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी ये दोनों साथ में ही आएंगे, तो क्या यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होगा,
क्या यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो लाइन के एक ही साइड आ रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी ना है, ट्रांस थोड़ी ना है, ये तो एक ही साइड आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा? ना, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। अगर हम इसकी रिएक्शन भी आगे कराएं और इसको ऐसे लिखें, जैसे मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद ये डी, ये डी, फिर ये डी, ये डी, इसकी रिएक्शन मैंने बस उसको ऐसे करके टिल्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जैसे ही तुम मूवमेंट कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इधर, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। अब देखो दोनों डी एक ही साइड आ रहे हैं, तो दोनों डी एक ही साइड आएंगे, ठीक है। ये दोनों डी ऐसे लगे रहेंगे, जैसे थे। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और ये हमारा कैसा प्रोडक्ट है? ये हमारा सिस प्रोडक्ट है, ठीक है। हमें ये बात क्लियर हो गई। तो अब ऑप्शन में क्या दिया गया था? ऑप्शन में दिया गया था, ये देखो ये ट्रांस है, ठीक है। मैं ले लेता हूं ब्लू पेन। ये ट्रांस दिया गया है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये ट्रांस दिया गया है, ये तो हो नहीं सकता। देखो एग्जामिनर ऑप्शंस ऐसे सेट करता है कि आप आराम से एक्सक्लूड कर लो, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे का रीजन क्या है, वो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप उसका एसेंस पकड़ ले जाओगे तो क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्या है? देखो यहाँ पे सिस दे रखा है, यस यही है हमारा आंसर। और डी तो हो ही नहीं सकता। मिक्सचर, मिक्सचर क्यों देगा? मिक्सचर नहीं देगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस, जब ट्रांस बनेगा ही नहीं तो देगा कैसे? तो डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो हम लोगों ने गेट का भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आया होगा, काफी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी, काफी कुछ स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी। अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जाइए इस पर्टिकुलर चैप्टर को थॉरली पढ़िए, रिवाइज करिए और सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करिए। सारे आईआईटी जैम के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, कुछ गेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। आई एम श्योर आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक आपका कवर्ड हो चुका है और आप इससे आया हुआ एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए।